परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हैं उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल खामोश रहिए, खामोश रहकर अपना मेहनत करते जाइए, पढ़ते जाइए, आपकी सफलता शोर मचा देगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो झारखंड बोर्ड के 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोग का जो 10वीं का मॉडल पर जारी हुआ है उसका भूगोल का यानी कि ज्योग्राफी का सॉल्यूशन देखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आप लोग का जितना ऑब्जेक्टिव सवाल था सोशल साइंस का सबका आंसर बता चुके हैं। साथ ही आप लोग का हिस्ट्री का भी सारा सॉल्यूशन हम करवा चुके हैं। आज इस वीडियो में लोग देखेंगे भूगोल का, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे भी सबको। तो बिल्कुल एक ही रिक्वेस्ट है, सभी लोग लास्ट देखिएगा, बिना स्किप किए सारी जानकारी मिल जाएगी और किस तरह से कैसा सवाल पूछा जाएगा इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर जो पहली बार आए हैं अभी के अभी सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑल में प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को सबसे पहले उसका फायदा मिले। बोर्ड एग्जाम की धाकड़ तरीके से तैयारी हो रही है और एग्जाम तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, क्या एग्जाम के बाद में भी नहीं छोड़ेंगे, हर एक पल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है, और लाइक करके वीडियो को देखिए। चलिए देखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है। पहला सवाल आप लोग का, इससे पहले जो था ऑब्जेक्टिव वो सब बता चुके हैं। 18 नंबर सवाल आप लोग का सब्जेक्टिव था। इसमें क्या बोल रहा है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है। तो भैया पहले हमको ये जानना पड़ेगा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है क्या, ठीक है। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है सर। परंपरागत ऊर्जा स्रोत वो है भैया जी जिसका उपयोग हम लोग अभी घर में खाना बनाने के लिए करते हैं। क्या, जैसे गैस का यूज करते हैं, करते कि नहीं करते हैं, लकड़ियों का यूज करते हैं। तो ये सारा जो हो गया परंपरागत ऊर्जा स्रोत हो गया, ठीक है, जिसका हम लोग बहुत दिनों से प्रयोग करते आ रहे हैं। लेकिन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऐसा स्रोत है, ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग हाल ही में इस्तेमाल करना शुरू किए हैं, ठीक है। मतलब जिसका परंपरागत ऊर्जा स्रोत के जगह पे इस्तेमाल करना शुरू किए हैं। क्या, तो ऊर्जा के जिन साधनों का इस्तेमाल अभी हाल ही में शुरू हुआ है, ठीक है, उन्हें भी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। मतलब हाल ही में स्टार्ट हुआ है उसका प्रयोग करना। क्या क्या देख लीजिए, उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आप लोग अभी देखें कुछ ही सालों में आप लोग अब सौर ऊर्जा का प्रयोग करके जगह जगह पे सौर लाइट दिया जा रहा है, ठीक है, पोल पोल में लाइट टांग दिया। तो ये पहले तो नहीं था ना, अभी उसका प्रयोग किया जा रहा है। सौर कुकर का प्रयोग करके खाना पकाया जा रहा है, तो पहले ये सब नहीं था। हाल ही के कुछ दिनों में ये पवन ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है, परमाणु ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है। तो ये सारा इसीलिए से कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इन ऊर्जा स्रोतों को परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के रूप में इसको प्रयोग किया जा रहा है। मतलब उसके जगह पे इसको किया जा रहा है, ठीक है। अगर वो है या नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन उसके जगह पर इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, मृदा का संरक्षण क्यों आवश्यक है, ठीक है। मृदा का संरक्षण क्यों आवश्यक, मतलब मृदा का जो अपरदन हो जाता है उसको बचाव करना क्यों जरूरी है। तो देखिए आखिर क्या क्यों जरूरी है। मृदा का संरक्षण अनेक कारणों से आवश्यक है। क्या क्या कारण है भैया। हम लोग मृदा से फसल उगाते हैं। हाँ सर, ये तो फसल उगाते हैं, यहाँ उगाने लिखा है तो कोई बात नहीं, उगाते कर लीजिए, ठीक है। हम लोग मृदा से फसल उगाते हैं, ये तो सब कोई जानता है, फसल उगाता है। फिर उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब सर, मतलब प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, जैसे हम लोग मूली लगाए, मूला को डायरेक्ट खा गए, ठीक है, गाजर को डायरेक्ट खा गए, ये प्रत्यक्ष हो गया, ठीक है। या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, जैसे गेहूं है, गेहूं को फिर हम लोग आटा बनाए, फिर उसका रोटी बना के खाएं, ठीक है। तो इस प्रकार अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट हम लोग 95% हम लोग अपना 95% जो खाना खाते हैं वो डायरेक्ट मृदा से, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मृदा से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो बहुत ही जरूरी होता है हम लोग के लिए मृदा संरक्षण। देखिए फिर क्या है, क्यों मृदा का संरक्षण नहीं करने से भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। क्यों, देखिए मृदा का होता है ना जो ऊपरी परत, ठीक है, ऊपरी परत ही उपजाऊ होती है। जब अपरदन होगा, मृदा का अपरदन मतलब ऊपरी परत ही बहा कर लेके चला जाएगा, ठीक है, लेके चला जाएगा। तो ये ऊपरी परत हट गया, मतलब उपजाऊ मृदा हट गई, तो अब यहाँ पर फसल नहीं उगेगा, तो हम लोग को भोजन प्राप्त कहाँ से होगा भैया। तो इसलिए भी ये जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। मृदा बनने में क्या होता है, बहुत वर्ष लगते हैं, बहुत टाइम लगते हैं उपजाऊ मृदा बनने में। इसलिए भी मृदा का संरक्षण बहुत आवश्यक है। मृदा अपरदन से बाढ़ आ सकता है, जिससे सड़क, घर आदि चीज़ों को भारी नुकसान। अब मृदा अपरदन होते होते धीरे धीरे मान लो अपरदन होता रहा तो क्या बाढ़ आ सकता है। अब बाढ़ आने पर क्या होगा, सड़क, घर आदि सभी कुछ चीज़ों को नुकसान पहुंचेंगे। इसलिए मृदा का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल, जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। बोल रहा है भैया जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण मतलब जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, जो हमें पुनः पूर्ति, जिसका हम पुनः प्राप्त जिसको कर सकते हैं। तो देखिए क्यों है, व्याख्या करना बोला है, ठीक है। तो देखिए भैया, जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है,
क्योंकि प्रकृति में जल चक्र द्वारा हमेशा जल उपलब्ध होता रहता है। भैया ये जल चक्र क्या होता है, आप लोग मन में डाउट होगा। तो देखिए जल चक्र मतलब क्या, अभी उसके बारे में आप लोग देखेंगे, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे। जल का प्रयोग हम अपने घरों, उद्योगों आदि में करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर वह जल नाले नालियों द्वारा किसी नदी तक पहुंचता है। देखिए जल एक नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि प्रकृति में जल चक्र द्वारा हमेशा उपलब्ध होता रहता है। मतलब जल का हम लोग प्रयोग किए, फिर जहां हो गया, सूख गया, जो हुआ, फिर वो वाष्प बन के बादल के रूप में बरसता है, ठीक है। उसी को हम लोग आगे लिखे हैं क्या, कि जल का प्रयोग हम अपने घरों, उद्योगों आदि में करते हैं। फिर वह नाले नालियों द्वारा किसी नदी तक पहुंचता है। फिर नदियों में पहुंचने वाला जल लास्ट में अंततः क्या होता है, समुद्र में जाकर गिर जाता है। फिर समुद्र से वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। अब समुद्र में ऐसा नहीं कि समुद्र में ही खाली वाष्प होता है, तालाब का पानी भी वाष्पित होता है, नदी का पानी भी वाष्पित होता है, क्योंकि समुद्र में बहुत भंडार है पानी, इसलिए हम समुद्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एक जगह का पानी क्या होता है, वाष्प होकर ऊपर चला जाता है। फिर ऊपर जाकर फिर वो क्या, बादल का रूप लेता है, फिर बादल बनकर बरसता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें जल की पुनःपूर्ति होती रहती है। तो यहाँ से हमको जल तो मिल ही रहा है बार बार, ठीक है। तो क्या हो गया, इसलिए इसका कहते हैं नवीकरण योग्य संसाधन, क्योंकि हम लोग इसको बार बार प्रयोग कर रहे हैं। नालियों में बह जा रहा है, सूख जा रहा है, वाष्प बन के चल जा रहा है ऊपर, फिर बादल बन के बरस रहा है नीचे, फिर प्रयोग कर रहे हैं, चक्र चलता रह रहा है, मतलब पानी की पूर्ति होती रह रही है। दैट इज नवीकरण योग्य संसाधन। अगला सवाल सर, चाय को उगाने के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दे। चाय, भैया चाय पीने का मन करता है सबको ना। चलिए मुझे पसंद नहीं उतना चाय, चलिए जिसको जिसको पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, ठीक है। चाय बहुत को प्यारा होता है, लेकिन चाय ज़्यादा नहीं पीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, सॉरी इसका आंसर देख लीजिए। चाय भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय पेय फसल है, ठीक है। सर्वाधिक मतलब क्या, कहीं भी दोस्त चार बैठ गए चलो चाय पीते हैं, कहीं भी चार को कुछ कोई आदमी बैठ गया चलो चाय पीते हैं। तो सबसे लोकप्रिय पेय क्या है, चाय है, ठीक है। इसके उत्पादन के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित। भौगोलिक परिस्थिति मतलब कैसा आप लोग का वहाँ पर मिट्टी होना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, किस तरह का जलवायु होना चाहिए, सारा चीज़ वही बोला। देखिए चाय फसल के लिए उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होना चाहिए। जलवायु कैसा होना चाहिए, उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार का जलवायु होना चाहिए। चाय के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त तापमान, मतलब सबसे जो उपयुक्त तापमान टेम्परेचर कितना, 20 से 30 डिग्री होना चाहिए। मतलब ना ज़्यादा गर्म ना मतलब ना ज़्यादा ठंडा, ऐसा टेम्परेचर वहाँ का होना चाहिए। ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। चाय की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जानी चाहिए। भैया पहाड़ी ढलानों पर क्यों, ढलानों पर हम क्यों करेंगे, क्योंकि पौधों की जड़ों में पानी इकट्ठा ना हो, ताकि पौधों की जड़ों में पानी इकट्ठा ना हो। ढलानों में मान लो हम उगाएंगे चाय, मान लो ये ढलान है, यहाँ पर अगर कोई चाय का हम पौधा उगाते हैं, ठीक है, मेरा ड्राइंग बहुत ख़राब है, उगाते हैं तो क्या पानी यहाँ से बह जाएगा, मतलब यहाँ पर पानी जमेगा नहीं ना, इसलिए अगर जमेगा तो क्या चाय की पत्ती को गला देगा, है ना। इसलिए फिर नेक्स्ट, साल भर लगातार वर्षा होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इसकी कोमल पत्तियों के विकास के लिए आवश्यक है। चाय की पत्तियाँ क्या बहुत कोमल होती है, अगर वर्षा नहीं होगी तो ये सूख जाएगी या फिर बहुत वो सारा होगा। तो इसलिए कोमल पत्तियों का जो विकास होगा, जो बढ़ेगा, उसके लिए लगातार थोड़ा सा बरसात की बौछारें होनी रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा इसका भौगोलिक परिस्थितियाँ हो गया, इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल पूरा वीडियो देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। भारत में कोयले का वितरण का वर्णन कीजिए। भैया भारत में कोयले का वितरण किस प्रकार होता है, मतलब क्या आपको बांटे हम तो आप किसी और को बांटेगा, ऐसा नहीं। कोयले का वितरण मतलब कहाँ कितना कोयला पाया जाता है, ठीक है। कोयले का वितरण का वर्णन कीजिए, मतलब कहाँ पर कितना कोयला है, किस प्रकार का कोयला है, ये चीज़, ठीक है। तो देखिए भारत में जो पाया जाने वाला कोयला दो मुख्य भूगर्भीय चट्टानों की परतों में मिलता है। भारत में जो कोयला पाया जाता है वो दो मुख्य भूगर्भीय चट्टानों की परतों में। कौन कौन सा चट्टान, एक पहला गोंडवाना टाइप का और दूसरा टर्शियरी टाइप का, ठीक है। तो पहले जो गोंडवाना भैया है, तो गोंडवाना में क्या इस प्रकार कोयले का निर्माण 20 करोड़ साल पहले हुआ था। जो गोंडवाना चट्टानों में जो कोयला पाया जाता है, ये कैसा कोयला होता है, ये 20 साल पहले इनका निर्माण हुआ है। जबकि जो दूसरा टर्शियरी है, तो इस प्रकार का कोयला का निर्माण लगभग 5.5 साल, मतलब हाल ही में हुआ है, ठीक है। हाल मतलब 5.5 साल मतलब हाल नहीं होता है, लेकिन इसके अनुसार हाल ही में होगा, ठीक है। 5.5 करोड़ साल पहले हुआ था। गोंडवाना कोयले के मुख्य स्रोत दामोदर घाटी में है। गोंडवाना कोयला कहाँ का है, देखिए ये तो हो गया दो प्रकार का, एक गोंडवाना एक टर्शियरी, ठीक है। भूगर्भी मतलब भूमि के अंदर, भूगर्भी मतलब भूमि के अंदर, कोयला तो ऊपर नहीं पाया जाता ना, नीचे ही पाया जाता है, ठीक है। तो गोंडवाना कोयले का मुख्य स्रोत दामोदर घाटी है। दामोदर घाटी में कहाँ कहाँ, जिसमें झरिया, रानीगंज, रानीगंज, बोकारो में कोयले की मुख्य खदानें हैं। इसके अलावा गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा की घाटियों में भी इस प्रकार की कोयले का भंडार है, ठीक है। दामोदर घाटी में देखिए कहाँ कहाँ, झरिया, जहाँ हम लोग का लोकल एरिया झरिया जो रहते होंगे लोग जानते होंगे झरिया में कितना
ठीक कोयला होता है, ठीक है, तो कोयला के लिए फेमस है। झरिया के अंदर तो आग भी जलती है, जहाँ मैंने खुद जब LNT में काम करता था वहाँ देखा था मैंने, ठीक है, बिल्कुल आग जलती है, आग उगलता है वहाँ का। तो आप लोग कभी माइनस जाने का मौका मिले तो देखिएगा, ठीक है। रानीगंज, बोकारो, ये सारा कोयले की खदान है यहाँ पर। और इसके अलावा महानदी, गोदावरी, सोन और वर्धा की घाटियों में भी इस प्रकार का कोयला पाया जाता है। किस प्रकार का? ये गोंडवाना प्रकार का। नेक्स्ट टर्सरी कोयला जो है वो पूर्वोत्तर के मेघालय, कहाँ? पूर्वोत्तर भाग में मेघालय, असम, अरुणाचल और नागालैंड में पाया जाता है जो टर्सरी कोयला है, ठीक है। चलिए, ये वितरण हो गया, यहाँ इतना पाया जाता है। नेक्स्ट है इसी में और एक सवाल था, ये और में था आपका या में कि उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करें। अब सबसे पहला सवाल मन में आएगा, सर पर्यावरण निम्नीकरण क्या होता है, हमको यही नहीं पता। तो देखिए, पर्यावरण निम्नीकरण मतलब क्या? हम लोग जो गतिविधि करते हैं, हम लोग जो काम करते हैं, उससे पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। हम लोग अपना घर बना रहे हैं तो पेड़ पौधा को काट दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग अपना कुछ उद्योग बना रहे हैं तब पेड़ पौधा को काट दे रहे हैं न। उद्योगों से पानी निकल रहा है ना, तो क्या पानी प्रदूषित हो रही है। घर के नालों से पानी बहा दे रहे हैं, वो भी प्रदूषित हो जा रहा है। तो इस प्रकार पर्यावरण को जो क्षति हो रही है उसी को हम लोग पर्यावरण निम्नीकरण कहते हैं, ठीक है। निम्नीकरण मतलब क्या? कमी, पर्यावरण की कमी। तो पर्यावरण निम्नीकरण मतलब क्या? पर्यावरण को जो क्षति हो रहा है वही इसी को हम लोग पर्यावरण निम्नीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो इसका रोकथाम के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? तो आप लोग खुद से आंसर क्या क्या करेंगे? तो देखिए, चलिए हम आंसर बोल देते हैं। उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम के लिए उठाए गए विभिन्न उपाय निम्नलिखित। देखिए, उद्योगों बोला है तो फैक्ट्रियों द्वारा, ठीक है, क्या क्या कदम उठाया जाना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, उद्योग द्वारा क्या करना चाहिए? जल का कम से कम प्रयोग करना चाहिए और उसका पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना चाहिए। क्या? पर जल भी एक क्या पर्यावरण का ही भाग है, तो इसका क्या कम से कम प्रयोग करना चाहिए और इसका पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना चाहिए, ठीक है। जैसे जिस प्रकार कभी जल का हम एक चीज़ में काम में ला लिए, फिर अगर उसका उपयोग हम किसी दूसरे काम में कर सकते हैं तो वहाँ भी करना चाहिए, ठीक है। और पुनः चक्रण करना चाहिए, मतलब अगर उसको हम फिल्ट्रेशन करके फिर से यूज कर सकते हैं तो ऐसा भी करना चाहिए। नेक्स्ट क्या देखिए पॉइंट है कि वर्षा से प्राप्त होने वाले जल को बचाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, वर्षा जल को बचाना चाहिए, संग्रहित करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आज जगह जगह आप लोगों को गड्ढा खोदा जा रहा है। तो सरकार की तरफ से, नरेगा की तरफ से जगह जगह तालाब, बांध जो बनाया जा रहा है, उसको तालाब तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि छोटा छोटा जगह में बस खोदा जा रहा है, तो उसको बस जल को संग्रहित करने के लिए, ताकि पृथ्वी का जल स्तर बनाए रहे, ठीक है। इसलिए बाकी उसका कितना प्रयोग हम लोग के जीवन में हो रहा है तो हमको पता है, लेकिन उससे क्या होगा, एक पृथ्वी का जो हम लोग का जमीन का जलस्तर होगा वो बना रहेगा, वर्षा जल आएगा संग्रहित उसमें जमा हो रहेगा। तो नेक्स्ट क्या है? जल संग्रहण का जल की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए, जल को संग्रहित करके, ये तो ही वर्षा जल को प्राप्त बचाना चाहिए, उसी टाइप का हो गया। नेक्स्ट क्या? नदियों तालाबों में अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना चाहिए। नदियों तालाबों में अपना कचरा फेंक देते हैं, घर में यूज़ किए, जाओ फेंक दो तालाब में, कुछ दूसरा फेंक दो तालाब में, तो क्या ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे पहले उसका संशोधन करना चाहिए, उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो हानिकारक पदार्थ हैं, उसको हटा के कहीं पे दफना देना चाहिए, फिर जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको नदियों तालाबों में फेंकना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कोयले की जगह गैस और तेल का प्रयोग धुएं की निष्कासन को कम करना। देखिए, कोयले की जगह किसका प्रयोग करना चाहिए? तेल और गैस का प्रयोग, ताकि धुएं का निष्कासन को कम किया जा सके। यहाँ देखिए, सही नहीं होगा, क्या होगा? कोयले की जगह गैस और तेल का प्रयोग करना चाहिए ताकि धुएं का निष्कासन कम हो, यहाँ पर हो कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्या? मशीनों, उपकरणों तथा जनरेटर में साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण करने के लिए, कम करने के लिए क्या होगा? मशीनों, उपकरणों में, जनरेटर में साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए ताकि ध्वनि ज़्यादा प्रदूषित ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग पर्यावरण निम्नीकरण को क्या कर सकते हैं, उस पर रोकथाम के लिए ये सारे उपाय कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग का ये सारा सवाल आप लोग का जितना है सब्जेक्टिव हो गया। तो सभी लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, जितने सारे आपके दोस्त हैं जो 10वीं में पढ़ रहे हैं, जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। एक ही रिक्वेस्ट आप लोग से, बाकी तो आप लोग के साथ हम हैं ही। हर एक चैप्टर का जितना मॉडल पेपर सभी का सोल्यूशन मिलेगा, अभी से लेकर लास्ट तक। 5 मॉडल पेपर का आप लोग कर लिए 80% अबव आएगा आप लोग का, बस थोड़ा समझ के कीजिएगा। तो बिल्कुल मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, दमदार तरीके से पढ़िए, अब की बार 90 पार। जो नए बच्चे इस चैनल पर सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन यानी घंटा को दबा के ऑल में प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। और हाँ, वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्द आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।